हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का विजन आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही होगी और बिना रुके बिना झुके कभी भी रुकना नहीं है, क्योंकि आपका अगर सपना आईएएस बनने का है तो आपकी परिश्रम भी आईएएस जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल कठिन परिश्रम करते रहिए और इस परिश्रम को थोड़ा सही लक्ष्य में साधने के लिए मैं आपको सिखाने आया हूं आज एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्यों चर्चे में है, क्यों न्यूज में है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करेंगे। तो हुआ क्या है, श्रद्धा वॉकर मर्डर केस बहुत ज्यादा चर्चे में है। आफ्ताब नाम के एक लड़के ने श्रद्धा को जो टुकड़ों में काट के जहां जहां फेंका था, तो उसी से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है। तो इसके रिलेटेड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है हमारे लिए ये मर्डर केस ना तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंट्रोवर्शियल चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन किस तरह से हम इसको सॉल्व करने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो जीएस पेपर 3 में आता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेंस में जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स में तो अंडर द सन है, सब कुछ पढ़ना है आपको। तो आप मान के चलिएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जुड़ा एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चाहे मेंस हो चाहे प्री हो। तो स्टार्ट करते हैं। श्रद्धा वॉकर का जो मर्डर केस है, ठीक है, इसकी बेसिकली जो खोजबीन हो रही थी, तो उसमें दिल्ली पुलिस को हाल फिलहाल एक डिस्कवरी हुई है मेहरौली फॉरेस्ट एरिया से। दिल्ली में मेहरौली नाम की एक जगह है, दिल्ली में मेहरौली नाम की एक जगह है जहां से ये दिल्ली पुलिस को कुछ बोन्स मिले हैं। ठीक है, और ऐसा दिल्ली पुलिस को आशंका है कि ये जो हड्डियां हैं ये और किसी की नहीं, श्रद्धा वॉकर की है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है और डेवलपमेंट। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जानना। सबसे पहले डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है आपका डीऑक्सीरिबो, डीएनए होता है आपका डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा डीएनए और आरएनए में एक ही डिफरेंस है कि यहां जो शुगर है वो आपको डीऑक्सीरिबो रहता है और जो आपको आरएनए में है वहां राइबोज शुगर मिलता है। तो इससे क्या होता है कि डीएनए और आरएनए डिफरेंट होता है। दूसरी बात, डीएनए जैसे हम देख सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड है, ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, तो ये आपको डीएनए को आरएनए से अलग बनाता है। तो ये दो चीजें हमने देख ली। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसके बाद जो नाइट्रोजनस बेसिस होता है, अल्टीमेटली होते हैं 5। ठीक है, आपको ये पता करना है क्या क्या, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिन, 5 होते हैं। ठीक है, तो जो डीएनए है उसमें आपको 4 पाए जाते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। और जो आपका बेसिकली आरएनए है उसमें आपको एक यूरेसिल मिलता है और इनमें से एक एलिमेंट नहीं रहता। ठीक, तो ये चीज है। तो ये आपको बेस पेयर है जो आपका डीएनए का, ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, आपका जो ये शुगर फॉस्फेट है, ये शुगर फॉस्फेट इसमें डीऑक्सीरिबो रहता है। आरएनए में जैसे हमने जाना कि राइबोज रहता है, तो आपको ये डीएनए का स्ट्रक्चर और कैसे कैसे इसमें क्या क्या नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे पहले ये हुआ कब से शुरुआत, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी जब एलेक्स जेफरीज ने यूके में इसको पहला डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया था 1984 में। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में सबसे पहली बार एलेक्स जेफरी ने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पहला ये मॉडल तैयार किया था। ठीक है, तो जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं दो इंडिविजुअल्स के, मेरा डीएनए आपका डीएनए कभी भी एक नहीं हो सकता। अनटिल अनलेस आप आइडेंटिकल ट्विंस हैं तब तक आपका डीएनए मैच नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी ऐसा केस जहां हम देखते हैं क्राइम का, जहां पे रेप हो, मर्डर हो, तो यूके ने पहली बार इसमें एविडेंस के लिए यूज करने के लिए डीएनए का यूज करना शुरू किया कि हाँ, एविडेंस निकालने के लिए हम डीएनए का पता कर सकते हैं और डीएनए को हम यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की कैसे जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको आइडेंटिकल ट्विंस को अगर आप छोड़ देंगे ना, तो हर इंडिविजुअल का डीएनए जो होता है काफी यूनिक होता है। ठीक है, एक क्राइम लैब एक ऐसा प्रोफाइल क्रिएट कर सकती है जो कि एक सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस या लोसी उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, और स्टडी करके उससे पता लगाया जा सकता है, फॉर एग्जांपल कि ये मान लीजिए एक पर्सन है, ये बॉडी है,
अगर इसके ऊपर इसके डीएनए के अलावा कोई और डीएनए पाया जाता है तो वो डीएनए को हम जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल है उसके डीएनए से अगर मैच करेंगे तो अल्टीमेटली पता चल जाएगा। अगर आप लोगों ने नॉर्मल डेज में कभी अभी खाली फुर्सत बैठ के सीआईडी देखा होगा तो याद रखिएगा वहां बार बार डीएनए टेस्ट के लिए बोलते हैं। एसीपी प्रद्युमन है उसमें, और एक जो डॉक्टर रहते हैं सलूखे ना क्या नाम था उनका, तो वो बार बार ये डीएनए टेस्ट का टर्म यूज करते हैं। इसमें डीएनए के बारे में बार बार वहां पे जिक्र होता रहता है। तो यही है कि वो डीएनए मैच करने का गेम है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत सारा मटेरियल जैसे आपका हेयर, ठीक है, बोन यानी हड्डी, टीथ यानी दांत, सलाइवा, ब्लड यानी खून, ये सब को यूज किया जा सकता है डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, इवन जो कपड़ा आप पहनते हैं, जो लिनन, जो कंघी आप यूज करते हैं, और भी कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ये सारा चीज यूज में आता है डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ह्यूमन बॉडी सेल्स जो हैं वो भी डीएनए कंटेन करते हैं, इसीलिए एक टाइनी बिट ऑफ बॉडीली फ्लूइड, यानी अगर एक छोटा सा फ्लूइड भी है उससे भी डीएनए पता चल सकता है। बार बार कहते हैं कि कोई कितना भी शातिर क्रिमिनल क्यों ना हो, कुछ ना कुछ निशान छोड़ जाता है, और डीएनए में ये बात बिल्कुल प्रूव हो जाती है कि भाई साहब कुछ ना कुछ निशान तो आप छोड़ के जाओगे ही, जिससे हम आपको पकड़ लेंगे। ठीक, नेक्स्ट। उसके बाद डीएनए एविडेंस को दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहली बार अगर कोई सस्पेक्ट आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसको पॉसिबल है कि हम लोग उसको डिटरमाइन कर ले अगर वो क्राइम साइट पे थे या नहीं, ठीक है, या उन्होंने कमिटेड किया है क्राइम को, बेसिकली क्राइम वो किया है कि नहीं, उनके सैंपल से हम लोग जो भी एविडेंस डिस्कवर हुआ है उस सैंपल को मैच कर ले। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो भी बायोलॉजिकल एविडेंस हमें मिला है क्राइम साइट से उसको हम लोग एनालाइज करें और मैच करें ऑफेंडर के प्रोफाइल से, जो भी एग्जिस्टिंग डीएनए डेटाबेसेस है हमारे पास। जैसे आप देखे होंगे, बार बार सीआईडी का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि उसमें बार बार चेक करते हैं कि ये सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स हैं, इनका जो हिस्ट्री है, क्राइम का हिस्ट्री रहा है, तो वो उस डीएनए से मैच करके देखते हैं क्या इनमें से किसी ने ये कांड किया है, इनमें से किसी ने ये मर्डर किया है, तो उससे वो लोग मैच कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं। ठीक है, उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंडिया में क्या होता है देखते हैं। एट द सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सीसीएमबी, हैदराबाद में है। ठीक है, 1988 में इसकी स्थापना लालजी सिंह ने की थी, जिन्होंने वहां पे बहुत सारा अपना बेसिकली अपने साल बिताए थे यूके में कॉमनवेल्थ की फेलोशिप पे। उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को क्रिएट किया था क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए। ठीक है, भारत में लालजी सिंह जी का निधन हो गया 2017 में, और इन्हीं को कहा जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत या आविष्कार भारत में लालजी सिंह जी ने ही की थी। ठीक है, केरला पुलिस ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था भारत में 1989 में। ठीक है, और जब 1990 का दशक शुरू हो रहा था तो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे हम लोग पैटर्निटी, जैसे डीएनए के लिए काफी फेमस केस है एनडी तिवारी का केस, जहां एक लड़के ने जाके ये किया था कि हाँ जी एनडी तिवारी हमारे पिताजी हैं। ठीक है, और एनडी तिवारी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े मंत्री, कभी कितनी बार मुख्यमंत्री भी रहे थे, तो उनके केस में काफी फेमस हुआ था, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद क्रिमिनल्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, और विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई भी सेंसेशनल क्राइम जहां विक्टिम को हम देखते हैं कि उसको जिंदा जला दिया या एसिड से उसकी हत्या कर दी, तब भी कुछ कुछ पार्ट से आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और एक्सट्रैक्ट करके आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मृत व्यक्ति जो है वो कौन है। ठीक है, उसके बाद कभी सीमेन सैंपल्स जो होते हैं सस्पेक्ट से, ठीक है, कभी भी रेप केसेस होता है तो वजाइनल स्वैब से एक सीमेन का सैंपल निकाल लेते हैं, और जो भी सस्पेक्ट होता है उनके सीमेन से मैच करके भी रेप केसेस में इस प्रैक्टिस को लाके हम रेपिस्ट का पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद इंडिया के जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसके चैलेंजेस देखते हैं क्या क्या है। पहला, एप्रोप्रिएट टूल्स का यूज करना काफी नेसेसरी है। क्यों? ताकि जो इन्वेस्टिगेटर का जो डीएनए है, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसका डीएनए जो है ना वो विक्टिम के डीएनए को कंटेमिनेट ना कर दे, या सस्पेक्ट के डीएनए में को कंटेमिनेट ना कर दे। कंटेमिनेट करने का मतलब यहाँ ये हुआ कि अगर मान लीजिए मैं किसी केस का इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूं, एक जो ग्लास है, ग्लास एक सस्पेक्ट हो सकता है कि ग्लास से या तो मृत व्यक्ति या जो मर्डरर है उन दोनों ने कभी पानी पिया हो, या ग्लास को किसी ना किसी बहाने छुआ हो, या जिस जगह पे है, जिस कमरे में है, उस जगह को कहीं ना कहीं जो कुछ ना कुछ तो कोई जगह टच किया ही होगा। अगर टच किया होगा तो कुछ ना कुछ उसका हो सकता है कि आपको ये मिल जाए, या अगर माथे का अगर कुछ केश है वो मिल जाए,
किसी ना किसी तरीके से अगर पसीना है वो भी मिल जाए, वो भी एक सैंपल है। बहुत बार सिगरेट का बर्ड से यूज किया जा सकता है। तो उस समय पे अगर आप जाते हैं, उठा लिया बिना ग्लव्स पहने उस ग्लास को, तो जो फिंगरप्रिंट है वो निकल जाएगा और अल्टीमेटली आप ढूंढ नहीं पाएंगे, या कुछ डीएनए का टुकड़ा है वो कंटेमिनेट हो जाएगा। तो ये एक चीज हो गया कि कंटेमिनेट नहीं करना, अप्रोप्रिएट टूल्स का यूज करना काफी नेसेसरी है। इसीलिए अगर किसी एविडेंस को कोर्ट का टेस्ट पास करना है तो एग्जैक्टली क्राइम सीन से स्टेराइल टूल्स का यूज करके आपको सैंपल्स निकालना होगा और उस सैंपल्स को प्रॉपर्ली आपको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक्सपर्टीज नहीं है, लैकिंग है एक्सपर्टीज का। स्टेट पुलिस फोर्सेस प्रॉपर्ली एक तो इक्विप्ड नहीं होते हैं, उनके पास इक्विपमेंट की कमी रहती है। दूसरी बात, उनको ट्रेनिंग की भी कमी रहती है, ट्रेंड भी नहीं है। लेकिन जो सेंट्रल एजेंसीज है जैसे सीबीआई, इनके पास एक्सपर्टीज भी है। ठीक है, ये गारंटी देते हैं, इनमें ये इतनी एक्सपर्टीज है कि इनकी गारंटी है जो क्राइम साइट्स है उसको ये लोग प्रिजर्व करके रख पाएंगे और प्रॉपर प्रोसेस ये लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी स्टेट फोर्सेस हैं, स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं, इनको प्रॉपर इक्विपमेंट प्रोवाइड कराइए, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराइए, तो आप इस जो हिंड्रेंस है इसको ओवरकम कर जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे देश में ही कोई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की कोई ऐसे अलग से फैसिलिटी नहीं है। बहुत सारे कम लोकेशंस है, बहुत फ्यू लोकेशंस, जैसे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हैदराबाद एंड चंडीगढ़, दे ऑफर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सर्विसेज। याद रखिएगा, ओनली फॉर द सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स इन हैदराबाद employs advanced technologies in this field. यानी we do not have proper infrastructure to use DNA fingerprinting in such cases. So that is why in India it is a challenge. मेंस का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये कंटेंट लिख दीजिए, मेंस में भरपेट नंबर ले आएंगे आप। ठीक है, तो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेवरल वेल नोन केसेस जहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया गया था, जो बॉलीवुड अभिनेता शाइनी आहूजा, जिनके ऊपर उनकी मेड ने रेप केसेस का चार्ज लगाया था और बाद में उन्होंने मना भी कर दिया, पलट भी गई थी, उनके केस में ये चीज साबित हो गया और उन्हें 7 साल की सजा झेलनी पड़ी थी। ठीक है, इवन दो हिज मेड डिनाइल्ड इन हर टेस्टिमनी दैट शी हैज बीन रेप्ड, बट द फास्ट ट्रैक कोर्ट उन्होंने पक्का डीएनए को सपोर्ट किया। ठीक है, डीएनए एविडेंस को सपोर्ट किया, जहां पे सीमेन सैंपल्स जो वजाइनल स्वैब से लिए गए थे उससे मैच किए और इससे पता चला कि हाँ इन्होंने रेप किया था। इवन दो जिसके साथ वो माने ये हुआ, वायलेंस हुआ है, वो डिनाई कर रही है कि नहीं हुआ बाद में। तो यहाँ पे कोर्ट ने समझा चीज को हो सकता है कोई पॉलिटिकल प्रेशर, या क्योंकि एक बहुत बड़ा अभिनेता है तो उसके कारण, कुछ प्रेशर के कारण जो आप वैसा बयान पलट रहे हैं। लेकिन इस केसेस में यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट लेते हुए जो डीएनए का सैंपल था उसको उन्होंने प्राइमरी माना, उसको सर्वोपरि माना और उसके बेसिस पे सजा सुना दी थी शाइनी आहूजा को। दूसरा, थेनमोजी राजारत्नम, जो सुसाइड बॉम्बर केस थे, राजीव गांधी जो मर्डर हुआ था राजीव गांधी का, जहां बम लगा के उड़ा दिया था सुसाइड बॉम्बर में, थेनमोजी राजारत्नम को आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है, वो डीएनए एविडेंस के कारण ही, जो बॉम्बिंग जिस कारण हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया था और उसके साथ 15 और लोग भी मारे गए थे, यहाँ पे जो टूटे हुए हड्डी के टुकड़े या आप कह सकते हैं पाउडर, बिल्कुल, और जो फ्लैश थी, जो मांस था, जो एक्सपोजन साइट से हम लोगों ने डिस्कवर किया था, वहां से पता चला कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम लोग यूज करके वहां से हम लोगों ने एविडेंस निकाला था कि थेनमोजी राजारत्नम ही सुसाइड बॉम्बर था। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट, रायगढ़ महाराष्ट्र शीना बोरा मर्डर केस, बहुत फेमस मर्डर केस है। इसके चक्कर में काफी न्यूज में रहा था ये। ठीक है, काफी न्यूज में रहा था, काफी नहीं मतलब बहुत काफी न्यूज में रहा था, काफी दिन चर्चा में रहा शीना बोरा मर्डर केस। ठीक है, यहाँ पे जो इंद्राणी मुखर्जी हैं, इंद्राणी मुखर्जी का कंटिन्यू, क्योंकि एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी। ठीक है, एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी, इनके जो हस्बैंड थे एक बहुत बड़े न्यूज चैनल के आपके हेड थे, तो इस कारण काफी एक बड़ा सेलिब्रिटी केस था बेसिकली। तो ये डिनायल कर रही थी कि हमारी बेटी तो यूएस में है, लेकिन जो बर्न्ड बोन्स पाए गए थे आपके रायगढ़ महाराष्ट्र से, उसको उस डीएनए से मैच किया गया। ठीक है, और पता चला कि हाँ जी शीना बोरा का मर्डर हुआ है। तो ये सब केसेस है जहां पे आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया गया। तो एग्जांपल्स में अगर ये केसेस लिखकर आ जाते हैं आप, तो आपके नंबर बढ़ने की आशंका है, इनफैक्ट ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे।
तो आशा करता हूं कि डीएनए फिंगरप्रिंट से जुड़ा हुआ क्या डीएनए फिंगरप्रिंट है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, डीएनए कैसे कंपोज्ड होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या आपको हाइड्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं, ये सारी चीजें, डीएनए का क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया में, हम लोगों ने एक एक चीज इस वीडियो में डिस्कस की है। तो इससे जुड़ा हुआ मेंस में या प्री में कोई भी सवाल, मैक्सिमम चांसेस है कि ये सवाल आपको मेंस में ही आएगा, ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कुछ मिस मत करके आइएगा, और आशा करता हूं बहुत जल्दी मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जहां कुछ फिर से एक नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए और पढ़ते रहिए, रिपीट रिवाइज रिवाइज, रिपीट रिवाइज रिपीट रिपीट रिवाइज, ठीक है। चलिए, थैंक यू।